और आदरणीय राणा जी भी साथ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। तो मैं कहूँगा कि आप आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट के मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय डॉक्टर सुभाष बराला जी, संसद में मेरी साथी और इस सरसा की यशस्वी सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और सरसा मीडिया के सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी सरसा जिले द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके आने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो समय आपके साथ में सुनिश्चित किया था, डबवाली की बैठक थोड़ा सा लंबा होने के नाते 10-15 मिनट आपके सामने देरी से उपस्थित हो पाया, उसके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपसे मैं करता हूँ। मित्रों, जैसा विषय रखा गया है कि देश में 10 साल की कालरात्रि के बाद में, जब देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, आंतरिक सुरक्षा खतरे पे थी, नित्य प्रतिदिन किसी न किसी शहर में कहीं न कहीं आतंकवाद की कोई घटना होती थी, सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां देश में बनी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नित्य प्रतिदिन नए घोटाले हो रहे थे। उस समय में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और 10 साल की उस कालरात्रि के बाद में, आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया और 30 साल बाद में किसी एक पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सुअवसर प्रदान किया। 14 से लेकर के आज 2023 तक इस 9 साल की यात्रा में सेवा के संकल्प को लेकर के पार्टी की जो रीति नीति है कि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और राष्ट्र निर्माण का एक तंत्र है, इस लक्ष्य और विचारधारा को लेकर के गरीबों का कल्याण प्राथमिकता हो, उसके साथ सुशासन की स्थापना करते हुए हम भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ाएंगे। इस योजना के साथ देश की सरकार ने 9 साल काम किया है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक परिवार की सुप्रीमेसी के चलते हुए देश के 10 साल बर्बाद हुए थे। देश हर मोर्चे पर विफल हुआ था, सामरिक मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर। इन सब के साथ साथ में आर्थिक परिदृश्य भी देश का बेहाल था और पूरी दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले देशों ने भारत को फ्रेजाइल 5, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और संकट में 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित किया था। 10 साल में भारत के हालात जिस तरह से बिगड़े थे, ये किसी से छुपा नहीं था। लेकिन उसके बाद देश की 130 करोड़ जनता ने जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और सेवा, गरीब कल्याण, सुशासन, राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देते हुए उसको केंद्र में रख करके जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया, एक तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाओं को चलाया। केवल योजनाओं को बनाना नहीं, एक नई सुशासन की व्यवस्था, गवर्नेंस की पॉलिसी देश में दी कि देश के गरीब को पहली बार यह एहसास हुआ, देश के सामान्य मानवी को पहली बार यह एहसास हुआ कि सरकार मेरे लिए, मेरे हित में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही। आज़ादी के बाद इतने दशक बीत जाने पर भी जहां देश में 18,000 पंचायतों में बिजली नहीं थी, 4 करोड़ परिवारों के पास बिजली नहीं थी, देश के लगभग 16 करोड़ परिवारों में पास पीने का पानी नहीं था, देश के लगभग 62% आबादी के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, देश के 44 करोड़ लोगों के पास में बैंक का खाता नहीं था, देश में करोड़ों लोगों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था। उन सब के कारण से जो संकट था और इन मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के जंजाल में ही सामान्य व्यक्ति फंसा हुआ था। इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जिन योजनाओं का संधारण किया गया, मित्रों, पहली बार इस देश में हुआ कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके
क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठ करके, वोटों की गिनती के मोया जाल से बाहर निकल करके, मजहब के आधार पर वोटों के प्राप्त वोटों और वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करने से ऊपर उठ करके जो कोई भी पात्रता रखता है देश में उसे योजना का लाभ मिले, इस दृष्टिकोण के देश की सरकार ने काम किया और उसका परिवर्तन आज हमें दिखाई देता है। पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार कर रही है। देश आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सके, उसके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों, देश का युवा स्वरोजगारी बने, उसको लेकर के विभिन्न योजनाएं बनाई गई। सामान्य मानवी का हैंड होल्डिंग करने के लिए मुद्रा से लेकर के स्टार्टअप से लेकर के स्टैंड अप तक लेकर के अनेक योजनाएं बनाई गई और उनके कारण से जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ, आज भारत हम सब जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय देश में लगभग 2,500 के आसपास में स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है और दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप्स का जो है नेटवर्क माननीय मोदी जी ने बनाया। स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिले लेकिन उसको मार्केट एक्सेस मिले, उसके लिए देश की सरकार ने जैम पोर्टल बनाया कि सरकार की खरीद वो जैम पोर्टल के माध्यम से होगी और उसमें स्टार्टअप्स को प्राथमिकता मिलेगी। 18,000 स्टार्टअप उस पर रजिस्टर हुए। 13,000 करोड़ रुपए का केवल पिछले 1 साल में स्टार्टअप्स के माध्यम से परचेजेस जो हैं उसमें हुई है। जिस तरह से सरकार ने स्टार्टअप को हैंड होल्डिंग किया, उसको फैसिलिटेट किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले यूनिकॉर्न्स भारत में है। यूनिकॉर्न्स आप सामान्यतः हम जानते हैं जो $1 बिलियन का स्टार्टअप हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है, उसको यूनिकॉर्न मानते हैं। आज 111 बिलियन जो है वो स्टार्टअप्स जो जिन्होंने यूनिकॉर्न की स्टेटस प्राप्त की है वो भारत में है। इस तरह से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। देश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश की सरकार 100 लाख करोड़ रुपए 5 साल में करेंगे, खर्च करेंगे, इस संकल्प के साथ में काम करेंगे और उसका परिणाम हम सब ने देखा। देश में जितने एयरपोर्ट्स आज़ादी के बाद बने थे 74 एयरपोर्ट्स, आज पिछले 9 साल में उससे ज़्यादा एयरपोर्ट 75 एयरपोर्ट्स फंक्शनल माननीय मोदी जी की सरकार ने किए। ठीक इसी तरह से सड़कों में नेशनल हाईवेज बनाने को जिस तरह से गति मिली, जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को बनाने की गति मिली, जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड सरकार ने किया, नई रेल लाइनें बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, डबलिंग करना, इन सब के साथ साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस जो दुनिया की आधुनिकतम रेलों में से एक है, वैसी भारत भर में रेलें चलाने का क्रम प्रारंभ करने के साथ साथ में पैसेंजर एमिनिटीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देने का काम अगर किसी एक सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज देश के रेलवे स्टेशन नए जो बन रहे हैं वो हवाई अड्डों के जैसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। रेल, सड़क और वायु मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग, अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देखेंगे पाएंगे कि दुनिया में इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ हुई है, जहाँ समुद्र का किनारा था। देश में इतनी सारी नदियाँ हैं लेकिन देश में कोई वाटरवेज नहीं था। पहली बार सरकार ने कल्पना की और देश में कॉमर्शियल वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, जीरो से शुरू करके जो 65 साल में जीरो था उसको आज मैं कह सकता हूँ कि 75 साल में, इस 9 साल के कालखंड में 111 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, उनका नामकरण किया, उनके ऊपर काम प्रारंभ किया और उनमें से कई वाटरवेज पे आज ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ हो गया। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर सरकार ने जिस तरह से बल दिया, उसके साथ साथ में कोविड की आपदा के समय में जिस तरह की चुनौती देश के सामने थी, पूरी दुनिया थर्राई हुई थी, दुनिया भर की इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी। एक तरफ लोगों के जीवन को बचाना था, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट करना था। माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया, जान है और जहान भी है, दोनों को एक साथ काम करेंगे। जहां कुछ सरकारों ने दुनिया में जो है केवल जान बचाने के लिए काम किया, कुछ ने व्यापार बचाने के लिए काम किया। अमेरिका में जिस तरह से हुआ, हमने जो है दोनों को मिला जुला करके काम किया। गरीब आदमी के जीवन में जिसका तकलीफ ना आए, उसका चूल्हा जलता रहे, 80 करोड़ लोगों को राशन देने के साथ साथ में छोटे छोटे रेडी पटरी वालों को स्वनिधि के माध्यम से सहयोग करना, जो व्यापारी व्यवसायी हैं उनको कोलेटरल सिक्योरिटी दिए बिना उनको लोन देना। इकोनॉमी को जिस तरह से माननीय मोदी जी ने हैंड होल्डिंग किया, आज दुनिया की सबसे तेजी से रीग्रोथ रजिस्टर करने वाली इकोनॉमी अगर कोई बनी तो हमें गर्व है कि भारत की इकोनॉमी बनी। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े 7 दिन पहले आए, हमने देखा 7.5% की ग्रोथ रजिस्टर करने वाली दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी भारत। आज बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो खड़खड़ा रही हैं, लड़खड़ा रही, लेकिन भारत ने पिछले 9 साल में 10वें पायदान से आगे बढ़ करके हमने जो है
दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाबी प्राप्त की और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक की सर्वे करने वाले, जानकारी रखने वाले लोग अब विश्वास के साथ में कहते हैं कि भारत थोड़े दिनों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। हम सबसे तेजी से आर्थिक जगत में रिस्टोर करने वाली वी शेप रिकवरी करने वाले देश बने। लेकिन उसी के साथ साथ में हमने साथ में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमने दुनिया का सबसे सस्ते टीके इन्वेंट किए, सबसे सस्ते टीकों का भारत में निर्माण किया, सबसे इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण ड्राइव किया और देश की जनता की टैक्स के पैसे की एक एक पाई देश की भलाई के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य के साथ में जब काम किया 220 करोड़ डोजेज मुफ्त दे करके देश के लोगों का टीकाकरण किया। जब टीका बना था तब हमारे विपक्षी मित्र, कांग्रेस के मित्र ये कहते थे मोदी टीका है, कोई कहता था बीजेपी का टीका है और लोग उसको लेकर के उपहास उड़ा रहे थे, संशय की स्थिति पैदा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया, आज भारत के लोगों को तो सुरक्षा चक्र मिला ही, दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों की 2/3 आबादी को जो है सुरक्षा चक्र मोदी जी के बनाए हुए टीके, देश के बनाए हुए टीके, भारत के बनाए हुए टीके से मिला। और जिस तरह से कोविड की आपदा के समय में दुनिया भर में हमने दवाइयाँ भेजी, भारत दुनिया का दवाखाना है ऐसा हम जो है बना पाए। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से जीएसटी का कानून लाया गया, डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिस तरह से फेसलेस इनकम टैक्स की व्यवस्था देश में लागू हुई, जिस तरह से देश में जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अलग अलग क्रिटिकल सेक्टर में लागू किए गए। हम जानते हैं देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का इंपोर्ट करने वाला देश था, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बने सरकार की नीति के चलते। हमने दुनिया में आज दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टिंग देश बन गए, 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक इसी तरह से सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो हम अपनी सैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति को, विदेश पर निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे थे। एक तरफ सेना को मनोबल बढ़ा करके, उनकी शक्ति बढ़ा करके दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि हम भारत के विरोध में होने वाली किसी भी गतिविधि को, चाहे वो भारत की भूमि पर हो रही है या भारत के बाहर हो रही है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। उसका डोकलाम में जिस तरह से भारत की सेना ने साहस के साथ प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया में भारत की क्षमता, भारत की ताकत, भारत की हैसियत का लोहा एक तरफ माना गया और दूसरी तरफ सैनिक साजो सामान की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए हम इंपोर्ट पर निर्भरता को खत्म करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में जिस तरह से काम किया, आज दुनिया के टॉप 10 सैन्य साजो सामान के निर्यात करने वाले देशों में भारत आ गया। हर एक क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई भी निर्णय करेंगे वहां भारत के हितों के साथ कोई समझौता न करेंगे। उसका परिणाम क्या हो कि भारत की ताकत पूरे विश्व भर में बढ़ी, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में प्रतिस्थापित हुआ। एक तरफ अपने विरासत के वस्तुओं का सम्मान करना, अपने विरासत के जो है सांस्कृतिक मान्यता के केंद्रों का सम्मान करना, उनका गौरव वापस लौटाना, और दूसरी तरफ पूरे देश का खोया हुआ गौरव लौटाना। और अगर मुझे कहा जाए, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मुझे कहा जाए कि आप मोदी जी की सरकार के 9 साल जो व्यवस्था पर विश्वास लोगों का खो गया था उसको वापस पुनर्स्थापित करते हुए पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान एक बार वापस लौटाने में देश की सरकार ने 9 साल में काम किया है। भारत का सम्मान बढ़े, गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के ऊपर उठ करके देश के हित में, देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकसित करने में काम कर सके, सहयोग कर सके, योगदान कर सके, इस दृष्टिकोण से माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है। किसानों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, युवाओं के जीवन में जो है समाज के में विकास की दौड़ में जो क्षेत्र पीछे रह गए थे, पूर्वोत्तर का क्षेत्र से लेकर के जो समाज पीछे रह गए थे, उन सब के जीवन को सशक्तिकरण करने का काम देश की सरकार ने किया है। 9 साल तक सेवा करने का जो अवसर देश की जनता ने दिया और 9 साल तक आप सब मित्रों ने जिस तरह का सहयोग किया, तमाम तरह की विपरीत चुनौतियां, झूठ के पहाड़ खड़े करने के बावजूद भी जिस तरह से आप सब लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ में विषयों को देश की जनता के सामने पहुंचाने में सहयोग किया, देश की जनता ने हमें सेवा करने का सुअवसर और सौभाग्य प्रदान किया और आप सब ने हमारे सेवा के इस संकल्प को जनता तक वापस पहुंचाने में सहयोग किया। देश की जनता का और आप सब का अभिनंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जो कार्यक्रमों की श्रृंखला हुई है, उसके निमित्त मुझे आज सरसा में आप सब के बीच आने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों ने इस शांति के साथ में मेरी बात को सुना है। मैं आप सब का अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का
आदरणीय सुभाष बराला जी, क्योंकि इन सब कार्यक्रमों के उत्तर भारत के संयोजक हैं, इन सब का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखावत जी, आप केंद्र में जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री हैं। राज्य नहीं, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति के। तो हरियाणा से जुड़े हुए 2 मुद्दे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हालांकि बहुत अच्छी उपलब्धियां आपने गिनवाई हैं सरकार की 9 साल की, तो जो SY 2 साल में क्यों नहीं सुलझा पाए, जबकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार रही और केंद्र में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए मुद्दा एक सवाल तो ये है। दूसरा है पहलवानों का, वो भी हरियाणा के पहलवान जो कुश्ती के जो संघ जड़े हुए, मुझे लगता है कि वो मुद्दा अभी तक क्यों नहीं सुलझा? सुनिए मेरी बात, मैं दोनों विषयों पे आपकी बात करता हूँ। पहली बात तो पहलवानों के मुद्दे पे बात करेंगे, मेरे मंत्रालय से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपने कहा है। देखिए SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय भी किया था हरियाणा की एप्लीकेशन पर। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोई भी मैटर सब्जुडाइज हो, मुझे मंत्री होने के नाते उस पर मेरी सीमितता है, मुझे सीमित शब्दों में टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपने पूछा है तो कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि भारत सरकार के मंत्रालय, जल शक्ति का मंत्रालय, जल शक्ति अब हुआ है, पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उसके सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों के साथ में बैठ करके कोई जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। कोशिश किया, पंजाब की एडमेंसी के कारण से नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट को हमने वापस अपनी तरफ से अपना रिप्लाई फाइल किया, एफिडेविट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पर बात करें, वो दौर भी समाप्त हुआ, पंजाब राजी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल शक्ति मंत्री, मुझे आदेश किया कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठूं। मैंने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन पंजाब की हठधर्मिता के कारण से नहीं हो पाया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। अब मुझे लगता है कि ये बॉल क्योंकि न्यायालय के कोर्ट में, लेट देम डिसाइड, उनको एक बार निर्णय करने दीजिए, जो न्यायालय निर्णय करेगा उन सबको मानना होगा। तो नांदेड़ के जरिए भी SYL को हरियाणा में लाया जा सकता है, वाया नांदेड़ का भी कोई प्रपोजल है क्या? नांदेड़ नहीं है, हिमाचल प्रदेश से सीधा लाने के विषय। नांदेड़ तो महाराष्ट्र में है मित्र, तो वहाँ से लाए जाने की परिकल्पना पर अभी हरियाणा में कुछ ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हुई है। हरियाणा एक बार वर्कआउट करे, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ में शेयर करे, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे देखा जा सकता है। मुझे लगता है अभी तकनीकी दृष्टि से उसका प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना भी शेष है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। दूसरा जो बिंदु था वो, देखिए उस पर निरंतर चर्चा हुई है। अभी आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी ने उनके साथ संवाद किया है, माननीय खेल मंत्री जी ने उनके साथ संवाद किया है। मुझे लगता है कि जो ये संकट खेल में राजनीति के कारण से जो ये संकट पैदा हुआ है, शीघ्र उसका समाधान हो जाएगा। और ये जो हमारा सम्मान जिन लोगों ने बढ़ाया है, उनकी गरिमा और सम्मान बना रहे, इसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ में उनके साथ में बातचीत करते हुए इस मुद्दे को निपटाने के लिए काम कर रही है। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइम एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का वो था, नदियों का राष्ट्रीयकरण। अब आप इसके मंत्री भी है, किस हद तक? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है। इसलिए जल के, नदियों के जल, कोई भी जल का स्वरूप हो, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे बांध हो, चाहे ज़मीन के अंदर का जल हो, ये राज्य का विषय है। और शायद कहीं मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में फ़र्क होगा, हम लोग आपको नहीं समझा पाए होंगे कि राष्ट्रीयकरण कभी विषय नहीं था, क्योंकि इस देश में संविधान का संशोधन करके नदियों का या वाटर रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण हो जाए, ये संभव नहीं। उन्होंने ये कहा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जहाँ पानी जिस नदी में ज़्यादा है, समुद्र में जाता है, उसको जो है जहाँ कमी है वहाँ लाया जाना चाहिए। नदी जोड़ने पर काम होना चाहिए। ये आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। अटल जी के समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में आदेश किया था। एक कमेटी बनी थी जिसकी चेयरमैन सुरेश प्रभु जी हुआ करते। उस कमेटी ने अपनी तरफ से कुछ अध्ययन करके रिकमेंडेशंस की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में सरकार जाने के बाद 4 से 14 तक इसमें किसी तरह का काम नहीं हो पाया। 2014 में जब माननीय मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस इस पर काम कराना प्रारंभ किया। आदरणीय गडकरी जी जब मंत्री थे तब इस विषय पर बहुत आगे बढ़े। 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए देश में, जहां पानी की अधिकता से कम पानी लाया जा सकता था, कम पानी की नदियों में, बेसिन्स में पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। उन 31 लिंक्स की PFRs बनाई गई, उसमें से 16-17 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राज्यों को सौंपी। जैसा मैंने कहा, क्योंकि जल राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को आपस में उसके लिए समझौता करना पड़ता है।
परिस्थितियाँ किस तरह की आप अच्छी तरह से जानते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बीच में जो विवाद हैं, ऐसे देश भर में 7-8 विवाद लंबित हैं। लेकिन मैं एक बात खुशी से और गर्व से कह सकता हूँ कि नदी जोड़ने की जो योजना थी, जो विचार था, उस विचार में पहली योजना केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के बीच रूप में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में समझौता होकर के माननीय मोदी जी ने 90% ग्रांट भारत सरकार देगी, शेष 10% ग्रांट राज्यों की सरकारें देंगी। 44,000 करोड़ की इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है, सहमति हो गई है, शीघ्र उस पर काम प्रारंभ हो रहा है। और वो उस क्षेत्र के लिए है जो बुंदेलखंड का रीजन है, जहाँ सबसे सूखा प्रदेश है। उस क्षेत्र के 62 लाख परिवारों के पीने का पानी, वहाँ की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई का पानी और वहाँ के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस नदियों के जोड़ने के प्रकल्प से लाभ होगा। और इसी के साथ साथ में इस परियोजना के ने एक नया रास्ता खोला है और ये जो नए युग की सूत्रपात हुआ है, उसके चलते 5 लिंक ऐसे हैं जो लिंक जिनको हमने प्रायोरिटी में रखा हुआ है, उन 5 लिंक पर जो है सहमति बनने के लगभग आसार हैं। राज्यों की सरकारें सहमति बनाते ही हम उन पर और अधिक गति के साथ में काम कर सकेंगे। सर 18 जून को लेकर कार्यक्रम की स्थिति क्लियर होगी, ये कहाँ होगा प्रोग्राम? माननीय मोदी जी का प्रोग्राम, अमित शाह जी का, वो तो आप लोगों ने तय कर लिया होगा। मुझे लगता है स्टेट यूनिट का काम है वो तो। सर 9 साल से लगातार आप बता रहे हैं, 1 मिनट मित्र को बात। 9 साल की उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री लगातार रैली में भी ये कहते रहे हैं कि उत्तर भारत एक एग्रोबेस एरिया है। यहाँ पर एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा अभी जो सामने आ रहा है, हरियाणा के अंदर अभी भी चल रहा है। दूसरा, एमएसपी का क्या मुद्दा है? एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, सूरजमुखी की फसल नहीं खरीदी जा रही है। पिछले दिनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज और आपके अलायंस पार्टनर जजपा के एक शुगर फैट के थे, उन्होंने रिजाइन भी दे दिए। ये किसानों पर लाठी नहीं पड़ी है, मेरे पर लाठी पड़ी है। सर इसी में दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जितनी फसल होगी, जो लागत होगी और उसका 50% मुनाफा दिया जाएगा। ये बात सुरजेवाला जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात ये उठाई थी, क्या स्टैंड है सर इसका? देखिए, मैं सुरजेवाला जी की बात से प्रारंभ करना चाहता हूँ। उनकी 55 साल का भी एमएसपी की गारंटी करने की बात उन्होंने कही थी। पहले अपने गिरेबान में झांक करके दूसरों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैंने आज अखबार में पढ़ा था, मुझे ठीक पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, पर उन्होंने कहा कि एमएसपी तो बढ़ा दी लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं कर रहे। ये उन्होंने टिप्पणी की। मित्रों, 2 तरह से एमएसपी पर खरीद होती है। एक गेहूं चावल की खरीद होती है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और अगर आपको सुरजेवाला साहब मिलें, क्योंकि सुरजेवाला साहब वकील हैं और शायद मैंने ऐसा सुना है कि वकील बिना पैसे के पैरवी करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं, तो उन्होंने आधी अधूरी पैरवी बिना कागजों को देखे की हुई है। 2004 से 14 तक जितनी खरीद गेहूं की हुई, जितनी खरीद चावल की हुई, उसमें 90% ग्रोथ पिछले 9 साल में हुई है। इसलिए खरीद भी बढ़ी और एमएसपी भी बढ़ी है। देश के किसान को, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, देश के किसान को हर बार एमएसपी इंक्रीज़ कराने के लिए ज्ञापन देने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता है। मोदी जी की सरकार आने के बाद में 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया गया और हर साल 50% से ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। 3 दिन पहले ही घोषणा हुई है, आप सब ने देखा है। हमने कब, पहले मेरी बात सुन लो भैया, पूरी बात कर लें दो। मेरे को कोई जल्दी नहीं, आपको जल्दी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 50% लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि 2,500 रुपये में बाजरा बिकेगा और बाजरा राजस्थान प्रदेश की सरकार खरीदेगी? वो सुरजेवाला जी को कहना कि पड़ोस में राजस्थान में उनकी सरकार है, जाकर के वहाँ को पूछें कि वहाँ का किसान 1,200 रुपये में बाजरा बेचने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों सरकार नहीं खरीदती? हरियाणा की सरकार खरीद रही। और जो है जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनकी खरीद जो है वो अलग प्रक्रिया से होती है, नेफेड उनकी खरीद करता है। नेफेड खरीद करने के लिए गारंटी जो है वो भारत सरकार देती है कि जितने रुपए में खरीद की और वापस बेचा, उसके बीच में अगर कोई लॉस होगा तो इतनी रुपए की कम से कम गारंटी भारत सरकार की है। वो गारंटी जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब 3,000 करोड़ रुपए की थी, आज वो गारंटी 50,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अगर मैं खरीद के क्वांटम को बात करूँ तो चने में, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, जब ज़रूरत है तभी खरीद कर सकते हैं। बाकी मार्केट में प्राइस, पिछले बार गेहूं की प्राइस यूक्रेन वॉर के कारण से ज़्यादा थी तो खरीद के लिए गेहूं कोई दे नहीं रहा था, सब वो जिन लोगों को गाली दे रहे थे उन्हीं के गोडाउन में जाकर के बेच रहे थे लाइन लगा करके। इस तरह से ट्वीक किया। मैं कृषि मंत्री के नाते भी काम करने का अवसर मुझे मिला है।
हमारे देश में तिलहन की खरीद न हो, तिलहन का लोग जो है उत्पादन न करें, इसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए यूपीए की सरकार ने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया था। मैं आंकड़ों की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं कि जो ड्यूटी पाम ऑयल पर 75% और 95% रॉ और प्रोसेस्ड की अटल जी की सरकार में थी, शरद पवार साहब ने यूपीए सरकार के कृषि मंत्री होने के नाते उसको 0.5% कर दिया था। उसके कारण से देश के किसान को सरसों का भाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि 45 रुपये में पाम ऑयल आ रहा था। हमने उस ड्यूटी को बढ़ाया, उसके कारण से 3 साल इन्हें रॉ हमको सरसों खरीदनी नहीं पड़ी, एमएसपी से ज़्यादा में सरसों बिक रही। सूरजमुखी के एमएसपी जो है 8,650 रुपये तय हुई, और सूरजमुखी की सरसों पे खरीद होगी। इसको देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार दोनों ने सुनिश्चित किया। आप इसके बारे में कहीं किसी को भी संशय पालने की और संशय से फैलाने वालों के कारण से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने सर्टिफाई किया। उसने अभी डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए पिछले 10 साल को जो दुनिया भर के 190 देशों में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनकी श्रृंखला में, उनकी प्रविष्टियों में टॉप 10 इनिशिएटिव्स में एनएमसीजी को पाया है। अब उसकी सहायक नदियों पर भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। यमुना पर देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट, सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करने वाले हैं। यमुना पर सीवेज ट्रीटमेंट करके उत्तर प्रदेश की रीचेज़ में उसको ट्रीट करके उसका पानी जो है वो रिफाइनरी को मिले, इसके ऊपर भी व्यवस्था की है, ताकि नदी पर कम से कम पानी का बोझ बढ़े। और इससे आगे बढ़ करके पूरी दुनिया की नदियों में जब पानी होगा तभी वो पोल्यूशन से मुक्त रह पाएंगे। तो हम पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए यमुना के अपर रीचेज़ में लखवार, किशाऊ और रेणुका जी में 3 बांध बना रहे हैं। और उन बांधों को पूरा होने के बाद में यमुना नदी में जिस तरह से गंगा में निरंतर प्रवाह रहता है, उतना प्रवाह हमेशा रहेगा। और जब प्रवाह रहेगा तो निश्चित रूप से यमुना जो है वो स्वच्छ रहेगी। हालांकि ये सारे विषय राज्य सरकारों के विषय हैं, राज्य सरकारों को इसके ऊपर काम करना है। घग्गर नदी पे भी प्रदूषण की अगर चुनौती है तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट की स्कीम्स के माध्यम से हरियाणा सरकार अगर करे। सर अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम जो मंत्री हैं बार बार कह चुके हैं कि जो नेता बीजेपी की बात नहीं मानता उनको ईडी या सीबीआई का डर दिखाया जाता है। जैसे कि वो हवाला भी देते हैं कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में फंसाया गया। मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये देश में परिपाटी बन गई है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है वो एजेंसीज को दोष देता है। लेकिन देश में इस बात को हम सबको शायद संवेद स्वर से स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और सशक्त भी है। वो जब सत्येंद्र जैन साहब जेल गए थे तो पूरे इसी तरह का हा हुल्ला उसको लेकर के मनाया गया था, बजाया गया था, गाया भी गया था। 1 महीने में देश की सारे न्यायालय ने जब उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, उसके बाद में पिछले 6 महीने में आपने सत्येंद्र जैन के बारे में एक भी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल जी से सुनी है? देश की न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, उसको तो अगर भारत की सरकार ने अगर किसी का दुरुपयोग किया तो 1 सेकंड में छोड़ देना चाहिए था। अब मनीष सिसोदिया जी देश के सारे कोर्ट्स में जा चुके हैं और सब जगह से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। थोड़े दिन रुक जाइए, मनीष सिसोदिया जी का नाम भी बंद हो जाएगा, उसके बाद 2-3 और लाइन में वो आ जाएंगे, तब उनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। सर, एक बेटी पढ़ाओ का नारा मंत्री जी, लेकिन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने अभी पूरे विस्तार से कह दिया, मुझे लगता है आप भूल गए। 1 मिनट सरदार साहब पहले से। शेखावत जी, 9 साल में सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं। कर्मचारी, खिलाड़ी लगातार सड़कों पर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे कर्मचारियों के विषय में, भारत सरकार के कर्मचारी सड़कों पर रहे, मैं इसके ऊपर कहीं आपकी बात से जो है एकात्मता नहीं रखता, ऐसा नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात, ऐसा मत करो यार मेरे को। मैं कहता हूँ आप बीच में मत रोको, मैं आप जितनी देर कहोगे बैठूँ। जहाँ तक खिलाड़ियों का प्रश्न है, इस हिंदुस्तान में खेल के जगत का पूर्ण रूपेण रूपांतरण करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे देश के लिए और राज्य के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सब के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, जब खिलाड़ी पूरा खिलाड़ी बन जाता था ना, नेशनल लेवल पर मेडल जीत लेता था, तब सरकार उसका पहली बार हाथ पकड़ती थी। उसको अपने घर की ज़मीन बेच करके या अपने लोगों से मांग करके खिलाड़ी बनना पड़ता था। ये पहली बार देश में हुआ कि देश ने टॉप से स्कीम लागू की, देश ने खेलो इंडिया स्कीम लागू की और खिलाड़ियों को पहचान करके सरकार उनका हैंड होल्डिंग करके उनको बड़ा खिलाड़ी बनाए, ये व्यवस्था हुई उसके कारण से।
जितने लोग कंटिजेंट में जाते थे उतने मेडल देश में आने लगे। और रही बात किसानों की, देश के किसानों के विषय में जब कभी भी जहाँ कहीं भी चर्चा हुई है, एक नाम हमेशा लिया गया और वो नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। अगर मैं किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया इसकी चर्चा करता तो आप कहते हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हो इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन स्वामीनाथन साहब ने खुद अखबार में आर्टिकल लिख करके कहा कि देश में अगर किसी एक सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र समाधान और उन्नयन के लिए काम किया वो मोदी जी की सरकार। देश में किसान कृषि क्षेत्र को देखने का नज़रिया जो था ना, मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो था कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नज़रिया, वो प्रोडक्शन सेंट्रिक था, उत्पादन के ऊपर केंद्रित था। क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। पहली बार देश में जितनी चुनौतियां, इन चुनौतियों का कारण क्या था उसको आइडेंटिफाई किया स्वामीनाथन साहब ने कि ओवर प्रोडक्शन हो गया। आज हमारा, आप जानते हो, चावल का ओवर प्रोडक्शन है, गेहूं का ओवर प्रोडक्शन है, जितनी देश की आवश्यकता है, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम उगा रहे हैं। वो चुनौती है, इसलिए किसानी के कृषि व्यवस्था को, किसानी को लाभ केंद्रित दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया माननीय मोदी जी ने एस्टेब्लिश किया। उसका परिणाम है कि किसान की आमदनी बढ़ी है, और जब देश में किसान की आमदनी बढ़ती है तब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। इसका सर्टिफिकेट तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अभी सर्वे रिपोर्ट में आया है कि 86,000 रुपये जो 2014 में आमदनी थी वो बढ़ करके आज दुगनी के लगभग पहुंच चुकी है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। एक मिनट, वो भाई साहब नीचे रह गए। अमित शाह जी की रैली है जी, और आपके संगठन के पुराने भाजपाई नेता, मुख्यमंत्री से लेकर अब तक जो भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जो भी आए उनका बहिष्कार कर रखा है, वो आते ही नहीं है। तो क्या भाजपा दो फाड़ हो गई है जी सिरसा के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे परिवार के विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप हरियाणा में सर गठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, जजपा के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन रोज आए दिन बयान आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। क्या लगता है कि प्रेम कम हो गया या असहज है? दोनों कब टूटे, यही जनता भी। देखिए, न तो प्रेम कम है और न असहजता है। जिस जगह में स्वस्थ पारिवारिक परंपरा हो वहाँ इस तरह के एक दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े हृदय के साथ में, जब बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी के साथ में बड़े भाई के रूप में समझौता करके 55 साल अकाली दल के साथ में निकाल सकती है, तो मुझे लगता है कि ये सब विषय चर्चा के ही समाप्त हो जाते हैं। सर फसल बीमा योजना अच्छी है, लेकिन हर बार किसानों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश बीमा अभी भी चल रहा है धरना से। मुझे लगता है कि मैंने जितने आंकड़े देखे हैं, सरसा जिले में हरियाणा का सबसे ज़्यादा जो है मुआवजे का भुगतान हुआ है सर, यहाँ पे और देश के किसानों को। सर एक सवाल है मेरा, सर एक सवाल है मेरा, ये जहाँ आप बैठे हैं ये कृषि प्रधान जिला है, सिरसा जिला है जो, लेकिन ये सबसे पहले टॉप में भी रहा है कृषि में, लेकिन जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई नहरी पानी का अभाव बहुत कम हो गया। राजस्थान कनाल एक निकलती है जिसमें जिले के कोई भी आदमी पानी नहीं लगा सकता। तो हमारी एक ही मांग है कि सिरसा जिला को बड़ी नहर उपलब्ध कराई जाए, ताकि ये। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी यहाँ मांग एड्रेस करने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो आपका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन देश का जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आग्रह से आप सब लोगों को कहूँगा कि हमको कम से कम पानी में खेती करने की आदत को बनाना पड़ेगा, हमारी फसल चक्रों को बदलना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में हमारी चुनौतियां किस तरह से बढ़ रही हैं ये निश्चित ही चिंता का विषय है, राज्य और सबके लिए होना चाहिए। थैंक यू। जवाब दे दिया ना, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कोई क्लासिक एग्जांपल हिंदुस्तान में ढूंढना हो, एजेंसी के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जांपल अगर ढूंढना हो तो वो राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत सरकार जो है वो जो संजीवनी का नाम लेकर के कह रही है वो है। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी और मेरी पत्नी की 3 जनरेशन का कोई आदमी मेंबर नहीं, जिसका कोई आदमी ऑफिस बेरर नहीं, जिसका